बल्क मॉडल्स के न्यूमेरिकल्स में हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 करना है हमको। क्वेश्चन नंबर 18 मेरी शीट में है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 9.13। थोड़ा खतरनाक टाइप का क्वेश्चन है। इसको आप पहले रीड आउट करेंगे, उसके बाद आप इसको अच्छे से करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन है व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर एट अ डेप्थ, comma where the pressure is 80 atm given that its density at the surface is 1.03 into 10 to the power 3 kg per meter cube. Full stop. Density of water for compressibility of water. मैं दोबारा से क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। What is the density of ocean water at a depth, comma where the pressure is 80 atm, comma given that its density at the surface is 1.03 into 10 to the power 3 kg per meter cube. क्वेश्चन मार्क। कंप्रेसिबिलिटी बल्क मॉडल्स का उल्टा मैंने बताया था। कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर 45.8 into 10 to the power -11 पास्कल इनवर्स। ठीक है। और गिवन है 1 atm is equal to 1.013 into 10 to the power 5 पास्कल। ठीक है। तो सबसे पहली बात जो आपको समझनी है वो क्या है वो ये है कि अगर ये ओशन है और ओशन के डेप्थ में, गहराई में, यानी यहाँ की बात हो रही है, इस जगह की बात हो रही है। देखिए काला काला स्पॉट दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है। इस जगह पे बात हो रही है कि यहाँ पे डेंसिटी क्या होगी पानी की। ठीक है। पानी की डेंसिटी क्या होगी ये अभी आपको देखना। तो व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर एट अ डेप्थ, यानी कुल मिला के इस जगह पे जो डेंसिटी है वो हमें निकालनी है पानी की। क्या डेंसिटी बनेगी? वेयर द बनी बात है, ऑब्वियस है, कॉमन सेंस की बात है कि जब नीचे की तरफ दबाव ज्यादा हो जाएगा तो नीचे वाले पानी की डेंसिटी ज्यादा होगी। मतलब पानी जो नीचे होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी और पानी जो सरफेस पे होगा वहां पे डेंसिटी कम होगी। ठीक है ना? ओके। तो चलिए, तो सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हम यहाँ पे दो पॉइंट ले लें, एक ए ले लेते हैं, चलो दो पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट एक्स ले लेते हैं और एक पॉइंट वाई ले लेते हैं। ठीक है। तो जो सरफेस वाला पॉइंट है वो एक्स है। अगर यहाँ पे प्रेशर की बात करी जाए, प्रेशर एट एक्स, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा 1 atm। ठीक है। और यहाँ पे जो प्रेशर होगा वाई पर, यानी प्रेशर एट वाई, ये हमको क्वेश्चन में 80 atm दे रखा गया है। ठीक है। तो जो सरफेस पे जो प्रेशर होता है, मैं साफ साफ लिख देता हूं, ये एक्स पॉइंट है। तो सरफेस पे जो प्रेशर होता है वो 1 atm होता है और जो डेप्थ पे है, जो गहराई पे जो प्रेशर है वो 80 atm है। यानी कुल मिला के जो प्रेशर डिफरेंस जिसको हमने पी से डिनोट किया था कल, वो कितना आ गया? ठीक है। नाउ बात समझ में आया कि नहीं आया? डेप्थ पे 80 atm है और सरफेस पे 1 atm होता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। यानी अगर हम ऊपर से लेके नीचे तक के बीच में प्रेशर का डिफरेंस देखें तो प्रेशर डिफरेंस की मैं अगर बात करूं तो प्रेशर डिफरेंस P जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? प्रेशर डिफरेंस P बराबर 80 माइनस 1, यानी P की वैल्यू 79 atm। क्वेश्चन में एक atm की वैल्यू दे रखी गई है। एक atm मतलब एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 79 इंटू 1.013 इंटू 10 to the power 5 पास्कल होता है। ठीक है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पास्कल में आंसर आ जाएगा। ठीक है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। ठीक है। तो गिवन दैट इट्स डेंसिटी एट द सरफेस ऑफ वाटर, यहाँ पे जो डेंसिटी है रो एट एक्स और रो एट वाई निकालना है। ठीक है। रो एट एक्स कितना दिया गया? 1.03 इंटू 10 to the power 3 kg पर मीटर क्यूब। यानी सरफेस पे, सरफेस वाला पॉइंट एक्स है। ठीक है। नहीं समझ में आ रहा क्या? तो ये सरफेस वाला पॉइंट हो गया और ये डेप्थ वाले पॉइंट हो गए। ठीक है। तो सरफेस पे जो डेंसिटी है पानी की 1.03 इंटू 10 power 3 kg पर मीटर क्यूब और डेप्थ पे क्या डेंसिटी है ये हमें कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन थोड़ा घातक है। ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर, कंप्रेसिबिलिटी कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर दिया गया है 45.8 इंटू 10 to the power -11 पास्कल इनवर्स दे रखा गया। ठीक है। तो क्योंकि कंप्रेसिबिलिटी और बल्क मॉडुलस एक दूसरे के उल्टे होते हैं, इसलिए 1 अपॉन बल्क मॉडुलस की वैल्यू ये बन जाएगी 45.8 इंटू 10 to the power -11 पास्कल इनवर्स बन जाएगा। यानी बल्क मॉडुलस का वैल्यू 1 अपॉन 45.8 इंटू 10 to the power -11 पास्कल बन जाएगा। ठीक है। कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती, अभी तो हमने सिर्फ डेटा सिंप्लीफाई किया है। खतरनाक स्थिति तो अब बनेगी, अभी तक हमने सिर्फ आपको डेटा बताया है। समझे?
तो प्रेशर आपने निकाल लिया है और यहाँ पे हम कैलकुलेट कर क्या करना है, कैलकुलेट हमको करना है डेंसिटी, ठीक है ना। चलिए बल्क मॉडुलस का पहले फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला होता है बल्क मॉडुलस इक्वल टू प्रेशर डिफरेंस अपॉन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है, प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। तो बल्क मॉडुलस की वैल्यू 1 अपॉन 45.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, प्रेशर डिफरेंस की वैल्यू 79 इंटू 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, और ये हो गया डेल्टा V अपॉन V। एक काम करते हैं, इसको हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाकी उधर भेज देते हैं। तो कुल मिला के डेल्टा V अपॉन V इज इक्वल टू कितना हो गया, 79 इंटू 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 45.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। तो डेल्टा V अपॉन V का वैल्यू जब हम सॉल्व करके निकालेंगे तो ये अल्टीमेटली आ जाएगा कुछ नहीं, डेल्टा V अपॉन V का जो वैल्यू है .03 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, 1.03 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इतना आया, ठीक है। इसको समझिए पहले, ठीक है, यहाँ तक आ गया, ठीक है। मैं एक बार दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये ओशन है, ये सरफेस है, ये डेप्थ का पॉइंट है, सरफेस का पॉइंट x, डेप्थ का पॉइंट y। सरफेस पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है और डेप्थ पे 80 एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्वेश्चन में दिया है। तो जो प्रेशर डिफरेंस है दोनों पॉइंट के बीच का वो 80 माइनस 1 79 atm हो गया, ठीक है। 1 atm को पास्कल में कन्वर्ट कर दिया तो ये हो गया। सरफेस पे जो पानी की डेंसिटी है वो ये है और डेप्थ में निकालनी है, ठीक है, ओके। कंप्रेसिबिलिटी ये दी गई थी, कंप्रेसिबिलिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस, तो बल्क मॉडुलस निकल आया। फिर मुझे बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, तो अल्टीमेटली डेल्टा V अपॉन V निकाल दिया। सवाल ये उठता है, पूछा तो डेंसिटी गया था, डेल्टा V अपॉन V निकाल के आखिर कर क्या लिया तुमने? तो किया हमने ये कि हम इस डेल्टा V को हम डेंसिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। डेल्टा V को डेंसिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे। डेल्टा V का मतलब क्या हो गया, ठीक है, ज्यादा वाला वॉल्यूम फैला हुआ कहां पे होगा, यहाँ पे होगा सरफेस पे, यानी ये हो गया वॉल्यूम एट बोलो x माइनस जहां सिकुड़ जाएगा, कहां सिकुड़ जाएगा, y पे अपॉन x। कोई दिक्कत, ठीक है। डेल्टा V का मतलब क्या हो भाई, यहाँ पे ज्यादा पानी सिकुड़ जाएगा क्योंकि प्रेशर ज्यादा है, ठीक है। तो y पे वॉल्यूम कम होगा और x पे वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो ज्यादा वाला वॉल्यूम माइनस कम वाला वॉल्यूम अपॉन ज्यादा वाला वॉल्यूम इज इक्वल टू 1.03 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 होगा। इसको अगर हम ऐसे कर देंगे तो कितना हो गया, Vx अपॉन Vx माइनस Vy अपॉन Vx, ठीक है, इज इक्वल टू 1.03 इंटू 10 टू द पावर 3। ये हो गया कितना, 1। तो इसको मैं इधर ले आता हूं, तो 1 माइनस 1.03 इंटू 10 टू द पावर 3, सॉरी माइनस का 3 है, माइनस का 3 है, इज इक्वल टू Vy अपॉन Vx हो गया। कोई दिक्कत, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करना चाहोगे, ठीक है। 1000 माइनस 1.03 अपॉन 1000 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। और ये Vy है, देखिए Vy मतलब इस पॉइंट की बात हो रही है, तो वॉल्यूम एट y इज इक्वल टू, वॉल्यूम बराबर क्या होता है, मास अपॉन डेंसिटी। अरे भाई डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम बराबर मास अपॉन डेंसिटी नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं Vy की बात करूं तो मास अपॉन डेंसिटी एट y, और अगर मैं Vx की बात करूं तो मास अपॉन डेंसिटी एट x। को दिक्कत, मास तो सेम ही रहेगा क्योंकि मटेरियल तो कहीं गया नहीं यहां, ठीक है। तो Vy की जगह मैं लिखूंगा क्या, मास अपॉन डेंसिटी एट y, और Vx की जगह लिखूंगा मास अपॉन डेंसिटी एट x। मास से मास कैंसिल, ये ऊपर और ये नीचे, तो ये कितना हो जाएगा सॉल्व होके, ठीक है। अभी बता देता हूं, चलो इसको लिखा रहने दो। 1000 माइनस 1.03 अपॉन 1000 इज इक्वल टू डेंसिटी एट x सबसे ऊपर चला गया, ठीक है। तो डेंसिटी एट x चलो लिख देते हैं पहले, बाद में वैल्यू रख देंगे। डेंसिटी एट x अपॉन डेंसिटी एट y
ठीक है, डेंसिटी एट x इज गिवन 1.03 into 10 power 3, ठीक है, तो 1000 माइनस 1.03 अपॉन 1000 बराबर डेंसिटी एट x 1.03 into 10 power 3 अपॉन डेंसिटी एट y, डेंसिटी एट y हमको चाहिए था, डेंसिटी ऑफ y कैलकुलेट हो गया जाएगा 1.034 into 10 to the power 3 kg per meter cube, ये आंसर है, ठीक है। अगर इसको दोबारा आपको समझना है तो मैं थोड़ा दोबारा समझा देता हूँ, फिर से एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ठीक है। अल्टीमेटली यहाँ तक मैंने समझा दिया था, ठीक है, यहाँ से इस जगह पे थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको और देखनी होगी, क्योंकि यहाँ तक तो कोई भी नॉर्मल बच्चा कर लेगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है डेल्टा वी यानी चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में क्या चेंज आया बटे कितना वॉल्यूम इनिशियली था, ठीक है। तो वॉल्यूम में चेंज का मतलब बड़ा वॉल्यूम माइनस छोटा वॉल्यूम करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? लॉजिक एकदम क्लियर है, क्योंकि मैं पहले से ही प्लस लेके चला हूं। मैंने आपसे क्या कहा था, या तो आप माइनस लेके चलिए और डेल्टा वी तरीके से काम करिए, फाइनल माइनस इनिशियल करिए, और या तो अगर आप डेल्टा वी प्लस में ही कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप पहले से ही प्लस हटा के चलिए। मींस अल्टीमेटली आपको यहां जो माइनस आता है इस फॉर्मूले में, उस माइनस को इस डेल्टा वी के माइनस से क्या करना है, कंपनसेट करना है। तो अगर आप डेल्टा वी का वैल्यू प्लस में लेते हो तो आपको यहां माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, और अगर डेल्टा वी आपका माइनस में आप लिखना चाहते हो तो फिर आपको यहां माइनस लगाना पड़ता है। आई बात समझ में? इसलिए हमने डेल्टा वी जो लिया वो हमेशा हमने बड़ा वॉल्यूम माइनस छोटा वॉल्यूम लिया। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो बड़ा वॉल्यूम कौन सा वाला होगा? सरफेस वाला वॉल्यूम बड़ा वाला होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कम है, ठीक है, और यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होने से वॉल्यूम कंट्रैक्ट हो जाएगा, पिचक जाएगा, तो जो वॉल्यूम वाई पे है वो कम होगा और एक्स पे ज्यादा होगा। तो देखो, बड़ा वाला वॉल्यूम माइनस छोटा वाला वॉल्यूम अपॉन बड़ा वाला वॉल्यूम। बात समझ में आ गया? यानी इनिशियल वाला मैंने कौन सा लिया? एक्स को लिया, ठीक है, तो इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन इनिशियल वॉल्यूम हो गया, इज इक्वल टू ये वैल्यू आ चुकी थी हमारी। फिर हमने इसको अलग अलग फ्रैक्शन कर लिया, vx अपॉन vx माइनस vy अपॉन vx, vx से vx कैंसिल 1 हो गया, vy अपॉन vx हो गया, vy अपॉन vx को इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, जो हो सका सॉल्व किया। बाकी जो मेन मुद्दा यहाँ पे आया वो ये था कि vy बराबर मास अपॉन डेंसिटी एट y और vx बराबर मास अपॉन डेंसिटी एट x। इसको लिखा मास, क्योंकि सेम ही रहना है, मास तो कहीं जा नहीं रहा, ठीक है। फर्क किस में पड़ रहा है? दबाव की वजह से वॉल्यूम में फर्क पड़ रहा है, मास में कोई फर्क नहीं। मास क्या है? अमाउंट ऑफ मटेरियल, वो कहीं जा रहा है क्या? अमाउंट ऑफ मटेरियल तो वही है, तो मास से मास कैंसिल हो गया। बाकी डेंसिटी एट x हमको गिवन था, डेंसिटी एट y हमको निकालना था, कैलकुलेट कर लिया, आंसर आ गया। समझ गए? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं हम लोग, और ये क्वेश्चन जो होगा वो एनसीईआरटी का होगा। एनसीईआरटी का 9.14 यानी 9th चैप्टर में 14 क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन निहायत आसान है, घटिया सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको इसमें। क्वेश्चन में लिखा है कंप्यूट द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, कंप्यूट द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ग्लास स्लैब व्हेन सब्जेक्टेड टू अ हाइड्रोलिक प्रेशर ऑफ 10 atm। 1 atm का वैल्यू 1.013 into 10 power 5 पास्कल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और बल्क मॉडुलस की वैल्यू 37 into 10 power 9 पास्कल होगी। शीट में ये क्वेश्चन ये वैल्यू नहीं दी होगी बल्क मॉडुलस की, ठीक है, तो आप लिख लीजिए बल्क मॉडुलस की वैल्यू 37 into 10 to the power 9 पास्कल है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन बहुत आसान है। सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन में जो मुझे इस क्वेश्चन को कराना पड़ रहा है वो केवल एक ही कारण है कि बच्चे कभी कभी समझ नहीं पाते सर फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है। तो माय डियर, ये डेल्टा वी अपॉन वी जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है ना, इसी को फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। ये जो डेल्टा वी अपॉन वी आप देख रहे हो, दिस इज फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, दिस इज फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। ये फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम है माय डियर, ठीक है। अच्छा, तो हमें ये निकालना, तो फॉर्मूला होता है बल्क मॉडुलस का इतना P अपॉन डेल्टा V अपॉन V। अब समझ गए होगे कब माइनस लगाना है कब नहीं लगाना है इस फॉर्मूले में, ठीक है। मैं फिर से बोल देता हूं, अगर आप डेल्टा V का वैल्यू प्लस में लेके चल रहे हो तो आपको यहाँ पे माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बल्क मॉडुलस हमको इस क्वेश्चन में गिवन था कितना? 37 into 10 to the power 9। प्रेशर इंक्रीज 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 10 atm प्रेशर बढ़ा है, ठीक है। और दो वैल्यूज आपको लिखने की इच्छा हो तो मैं लिख दूं। बल्क मॉडुलस की वैल्यू 37 into 10 to the power 9 पास्कल है, और जो डेंसिटी सॉरी जो प्रेशर बढ़ा है, इंक्रीज इन प्रेशर P की वैल्यू
10 ATM है, एक ATM में 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल होते हैं, तो ये इतना प्रेशर हो गया। तो वही मैं लिख रहा हूँ 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, और डेल्टा V अपॉन V का वैल्यू में कैलकुलेट करना था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो डेल्टा V अपॉन V का वैल्यू सॉल्व होने के बाद 2.74 इंटू 10 टू द पावर -5 आ जाएगा। क्योंकि ये फ्रैक्शनल है, फ्रैक्शनल चेंज है, ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम, तो यूनिट नहीं होगा। प्लीज कॉपी। तो चलिए अगला टॉपिक हमारे पास है शियर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। हेडिंग डालिए शियर मॉडुलस, आखिरी टॉपिक है ये, शियर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अगर आपको याद हो तो हमने इसके बारे में आपको बताया था कि शियर का मतलब क्या होता है। मान लीजिए कंसीडर द सिचुएशन, ठीक है, कि आपके पास कोई एक सॉलिड था क्यूब या क्यूबॉइडल शेप में, ठीक है, और इस तरीके से उसकी ज्योमेट्री थी। उसकी ज्योमेट्री थी इस प्रकार से, और ये हिस्सा उसका फिक्स कर दिया गया था, और फोर्स ऐसे लगाया गया था टेंजेंशियली, ठीक है। अब कुछ लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि दीवार थी, ठीक है, ऐसे भी किया जा सकता है, कोई जरूरी नहीं, दीवार थी और दीवार पे ब्लॉक ऐसे चिपका दिया गया था, दीवार पे ब्लॉक ऐसे चिपका दिया गया और किसी तरीके से इसमें फोर्स ऐसे लगाया गया, तो क्या होगा, ये हिस्सा जो है, ये वाला जो पॉइंट है, ये सरक के आगे आ जाएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ पहुंच जाएगा, तो यानी ये वाली जो लाइन थी वो ऐसे हो जाएगी, वैसे ये वाला पॉइंट सरक के आगे आ जाएगा, तो ये जो लाइन थी वो ऐसे आ जाएगी। आई बात समझ में? बहुत ध्यान से देखिए, अभी ये वाला हिस्सा नोट करने की जरूरत नहीं है, ध्यान पूरा पहले समझिए। ये L हो गया, ये X हो गया, है ना, चाहे इधर बना लीजिए। तो जो शिफ्ट हुआ उसे फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आपको याद हो, ठीक है। जिस सरफेस पे फोर्स लगाया उसका एरिया ए ले लिया जाता है, ठीक है। मतलब तरीके हैं, जैसे शुरुआत से आपको बार बार हम यही डायग्राम बना के दिखा रहे हैं, तो आपको बोरियत लग सकती है कि हर बार एक ही तरीके से होता है क्या, कुछ भी हो सकता है। मतलब अल्टीमेटली एनी हाउ यू हैव टू फिक्स अ सरफेस, ठीक है, और उसके सामने वाली सरफेस पे टेंजेंशियल फोर्स लगाना है। इससे यहाँ पे क्या हुआ, देखिए यहाँ पे ये वाली जो साइड थी आपकी, समझ रहे हैं, ये वाली जो साइड है आपकी, ये वाली, इसमें ये वाला पॉइंट सरक के यहाँ आ गया, ये वाला पॉइंट सरक के यहाँ चला गया, तो ये यहाँ पहुंच गया, तो ये वाला ऐसे हो गया, ये वाला ऐसे हो गया, ये वाला पॉइंट सरक के यहाँ आ गया, ये वाला पॉइंट सरक के यहाँ आ गया, ये वाला ऐसे हो गया, ठीक है, ये वाला ऐसे हो गया, ये वाला ऐसे हो गया, ठीक है ना। तो ये थोड़ा 3D में थोड़ा अच्छा समझ बन जाता है, तो इस वजह से इसको बनाते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे केवल साइड वाला पोर्शन दिख पा रहा है इस वजह से, है ना। तो ये जो एरिया है इसमें ए एरिया वही है, ये जितना आगे सरक गया उसको हम x कहते हैं, और ये जो हो गया वो L हो गया, है ना, और ये एंगल जो हो गया वो फाई हो गया, ठीक है। तो कैसे निकलता है शियर मॉडुलस, ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या होता है वो आप लिखिए, पहले लिखिए डेफिनेशन लिखिए, ठीक है। शियर मॉडुलस क्या होता है, सारे मॉडुलस वही होते हैं, सबके डेफिनेशन में एक ही तरीका है, अंडर इलास्टिक लिमिट, ठीक है, लिखिए अंडर इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ, जिस प्रकार का स्ट्रेस होगा और जिस प्रकार का स्ट्रेन होगा उसका रेशियो कर दिया जाएगा, ठीक है, सब पढ़ा चुके हैं आपको। अंडर इलास्टिक लिमिट कॉमा द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस, द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस under elastic limit the ratio of tangential stress to the shear strain is called shear modulus, तो आप क्या करेंगे, फिर ये डायग्राम डेफिनेशन आपने लिखी ली होगी, हेडिंग का काम खत्म हो गया, फिर आप CTS लिख के कंसीडर द सिचुएशन लिख के ऐसे करेंगे, फिर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग शियर मॉडुलस ईटा से रिप्रेजेंट किया जाता है, इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस हो गया, और स्ट्रेन क्या होता है, कितना शिफ्ट हुई साइड x अपॉन दोनों साइड्स के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना था L, तो एक ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है, और दूसरा इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ईटा इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया
और ये x अपॉन l क्या हो जाएगा, फाई, है ना। एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस वाले फॉर्मूले से फाई क्या है, एंगल इक्वल टू आर्क हो गया x और रेडियस हो गई l, है ना। मैं x को आर्क क्यों कह पा रहा हूं, क्योंकि सॉलिड है भाई, इतना ज्यादा थोड़ा खींच रहा है, दिमाग इतना सारा खींच जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा खींचता है तो थोड़े से कर्व्ड पार्ट को सीधा मान सकते हैं या थोड़े से सीधे पार्ट को कर्व्ड मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला हो गया ईटा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए अपॉन एक्स अपॉन एल या एफ अपॉन ए अपॉन 5, डिपेंड करता है कैसे क्या करते हैं, ठीक है। तो इतना नोट कर लीजिए, वो मत नोट करिएगा, वो एक्चुअली इसलिए बता दिया क्योंकि ये न्यूमेरिकल गाइड पार्ट है, ठीक है। अभी हम आपको एक क्वेश्चन कराने वाले जिसमें इस प्रकार का डायग्राम बन रहा था, इस वजह से हमने आपको समझाने के तौर पर बना दिया कि सिचुएशन जरूरी नहीं हर बार ऐसे ही किया जाए, तरीका ये भी हो सकता है, ठीक है। तो इतना यहाँ तक नोट कर लीजिए। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, जैसा कि मैं कह रहा था कि मैं क्वेश्चन का डायग्राम बनाया मैंने, तो मेरी शीट में क्वेश्चन नंबर 11 है और ये एनसीईआरटी से आता है 9.6, नवा चैप्टर, छठवां क्वेश्चन। द एज ऑफ एन एल्यूमिनियम क्यूब इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है, फुल स्टॉप। द एज ऑफ एन एल्यूमिनियम क्यूब इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, फुल स्टॉप। One face of cube is firmly fixed to a vertical wall. A mass of 100 kg is then attached to the opposite face of the cube. The shear modulus of aluminium is 25 GPa, gigapascal, full stop. What is the vertical deflection of this face? 1 pascal is 1 Newton per meter square, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो क्वेश्चन निहायत घटिया है, मैं वैल्यूज लिख देता हूं। पहली बात तो ये कि इसका जो साइड है, ये क्यूब लगा हुआ है, ये क्यूब है भैया, ये क्यूब है, तो क्यूब की साइड दे रखी है, साइड कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर बोले तो 0.1 मीटर। इतना तो क्लियर है कि अगर साइड 0.1 है तो इस फेस का एरिया कितना हो जाएगा, बताइए। एक फेस का एरिया कितना हो जाएगा, एक फेस का एरिया फॉर्मूला साइड स्क्वायर होता है, बोलो, ठीक है, साइड स्क्वायर, ठीक है ना। तो साइड स्क्वायर है, तो साइड 0.1 है तो 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 0.01 मीटर स्क्वायर, समझ गए ना। इमेजिन करिए ये एक फेस होगी, आपको लग नहीं रहा फिलहाल, इमेजिन करिए क्यूब है, ये क्यूब है यहाँ पे, तो इधर इस तरफ एक फेस होगी, तो कैसी फेस होगी, स्क्वायर फेस होगी। क्यूब की 6 स्क्वायर फेसेस होती हैं, तो जिसपे हमने फोर्स लगाया होता है हमें सिर्फ उस फेस के एरिया से मतलब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एरिया है वो हमारा निकल के आ गया 0.01। अब बात करते हैं कि ये फोर्स कैसे लगाया गया है। ये फोर्स लगाया गया है वेट डिफ्लेक्ट कर, वेट लगा के। वेट कितना है, 100 kg। वेट कितना है, 100 kg। यहाँ जो फोर्स लग रहा है वो वेट की वजह से लग रहा है। वेट कितना है, m इंटू जी। m कितना है, 100। ग्रेविटी की वैल्यू गिवन नहीं है, इस वजह से मैं 9.8 लेता हूं, इसलिए 980 न्यूटन। आई बात समझ में, 980 न्यूटन लगा के खींच लिया गया एक तरीके से, है ना। 100 किलो का वेट लटकाया, मतलब 980 न्यूटन लगा के खींच लिया गया। तो क्या क्या पता चल गया, फोर्स पता चल गया, एरिया पता चल गया। निकालना क्या था, अच्छा साइड लेंथ कितनी है, साइड यही तो है L, तो L हमको पता है 0.1 मीटर, ठीक। निकालना क्या है, सिर्फ x, कितना डिफ्लेक्शन हुआ है। नहीं समझ में आया, खत्म हो गया सवाल शुरू होने से पहले। ईटा इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया और x अपॉन L, तो ईटा इज इक्वल टू FL अपॉन XA। तो यहां से क्या आ जाएगा, x बराबर FL अपॉन ईटा A। x की वैल्यू जब निकालेंगे FL अपॉन ईटा A से, तो सारी वैल्यू रख देना, सब मैं निकाल के रख चुका हूं। 4 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर आ जाएगा, 4 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 34 पे आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 जो है हमारे पास, इसको रब कर देते हैं। अब ये आखिरी, इस चैप्टर का आखिरी सवाल, और इसके बाद ये चैप्टर संपन्न हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है,
और ये क्वेश्चन न्यूटन से आता है, क्वेश्चन आसान ही होगा ऑब्वियसली। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, अ स्क्वायर लेड स्लैब ऑफ साइड 50 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 5 सेंटीमीटर इज सब्जेक्टेड टू अ shearing force on its narrower face, ठीक है, of magnitude 9.0 into 10 to the power 4 Newton. The lower edge is riveted to the floor. How much is the upper edge displaced if the shearing modulus of lead is 5.6 into 10 to the power 9 Pascal? ठीक है, चलिए क्वेश्चन एक्चुअली 77 है मेरी शीट में, ठीक है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर चेंज कर लीजिए। तो क्या क्या दिया गया है इसको कायदे से समझ लिया जाए। और ये जो क्वेश्चन है ये मेरी शीट में क्वेश्चन नंबर 4 भी है ये, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी मेरी शीट में है, ये वाला सेम क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का एग्जांपल है, एक्चुअली एनसीईआरटी का एग्जांपल है। बस इसमें इतना समझना है कि कौन सी फेस जमीन पे है, कौन सी वाली फिक्स्ड है, बस इतना अगर आप समझ गए तो ठीक है। तो क्वेश्चन अगर आपने लिख लिया होगा तो क्वेश्चन में इतना सा है बस कि ये मान लीजिए ये आपका एक लेड स्लैब है, ठीक है, इस तरीके से, और ये वाली जो फेस है, ये वाली जो फेस है ये फिक्स्ड है नीचे, ठीक है, पतली वाली एज नीचे है, पतली वाली एज नीचे, मतलब ये हो गया 10 सेंटीमीटर वाला ये और 50 सेंटीमीटर वाला ये, बस इतना ही समझना है इस क्वेश्चन में, बाकी तो फंडा सेम है, ठीक है। फोर्स इसी में लगाया गया है, कितना फोर्स लगाया गया है, फोर्स आपका जो लगाया गया है 9 इंटू 10 टू द पावर 4 लगाया गया है, 9 इंटू 10 टू द पावर 4 लगाया गया, तो एरिया आप निकाल ही लोगे, एरिया कितना हो गया 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके, तो 5 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर स्क्वायर में हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, बाकी ईटा का वैल्यू इस मटेरियल का हमें दे रखा गया है, कितना, ईटा का वैल्यू था 5.6 इंटू 10 टू द पावर 9 पास्कल, ठीक है, और ये जो साइड है वो 50 सेंटीमीटर की, ये 50 सेंटीमीटर बाय 50 सेंटीमीटर, यानी ये भी 50 सेंटीमीटर, ठीक, यानी कुल मिला के जो L लेते हैं हम, L वो 50 है। कितना आगे सरक जाएगा, याद है, कितना आगे शिफ्ट हो जाएगा, वर्टिकल डिफ्लेक्शन, जो डिफ्लेक्शन है वो निकालना है हमको, x, समझ में आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि एक स्क्वायर लेड स्लैब है जिसका साइड 50 सेंटीमीटर है और थिकनेस 5 सेंटीमीटर है, साइड 50 सेंटीमीटर बाय 50 सेंटीमीटर है और थिकनेस जो मोटाई है वो 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अरे माचिस मान लो यार, सीधी सीधी बात, माचिस जैसी चीज है, माचिस में जिस तरफ मसाला लगा होता है, जिस तरफ से हम लोग उसको जलाते हैं, वो वाला हिस्सा रखा हुआ है, बाकी हिस्सा खड़ा है, ठीक है। तो स्क्वायर वाला पोर्शन इधर और इधर आ गया, पतला वाला पतला वाला पतला वाला पतला वाला ये वाला है, ठीक है, ये वाला केवल चौड़ा है और ये चौड़ा है। माचिस समझिए, माचिस खड़ी है, पड़ी नहीं, खड़ी है, खड़ी माचिस है, ठीक है। तो ये वाला केस हो गया, बाकी एक्स निकालना समझ ही गए होगे, फॉर्मूला होता है ईटा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, निकल चुका है, एक्स अपॉन एल हो जाएगा, ठीक है, सारी वैल्यू रख लीजिएगा प्लीज। अल्टीमेटली सॉल्व हो गए, एक्स इक्वल टू आंसर आ जाएगा 0.32 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर, बोले तो 0.32 मिलीमीटर, ठीक है। इस प्रकार ये चैप्टर संपन्न होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।